कलमकारों की दुनिया में अपने को स्थापित करने वाली युवा एवं चर्चित लेखिका विजयश्री तनवीर की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, डाई अलोन। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। ये सब औचक ही हुआ था, एक सुखद अनहोनी की तरह। मरियल सी बीप के साथ कई दिनों से चुप पड़े उसके फ़ोन पर छोटी छोटी 2 सत्रों का एक संदेश चमका था। सफ़र का सारा बंदोबस्त हो गया है तारा, बस घंटे भर में निकलना होगा। और जैसे किसी ने मंत्र पढ़कर फूंक दिया हो, निरे जादुई ढंग से उसकी जर्जर होती जिजीविशा उसके भीतर उचक कर बैठ गई थी। वो किसी भी ढंग यहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका ये मददगार कौन है, कोई परिचित या अनजान, मर्द या औरत, अल्हड़ या उम्रदराज। मगर ज़रूर वो कोई भला इंसान होगा जो इस गाढ़े वक्त में उसकी मदद के लिए यूँ मुस्तैद खड़ा है। वो उसकी सदाशयता पर अचंभित थी। बड़ी रवा रवी में एक डफल बैग में अपनी ज़रूरियात का सामान ठूंसते हुए वो दिमाग पर जोर डालती है। क्या उसने ही यहाँ से निकलने को कोई जुगत लगाई थी? ठीक से कुछ ध्यान में नहीं आता। नशेवर दवाओं की खुमारी है या उसकी याददाश्त उसे झांसा दे रही है। उसे इतना याद पड़ता है कि थोड़ी देर पहले तक वो अपने मैले और शिकन भरे बिस्तर पर लस्त पड़ी थी। उसका जोड़ जोड़ सख्त बेचैनी से भरा हुआ था। अनवरत खांसते हुए उसकी छाती में दर्द की एक उग्र लहर उठी थी और उसे लगा था उस लहर के साथ उसके अंदरून अंगों की चाल सुस्त पड़ गई है। उसकी सांस उसके फेफड़ों में फंस रही थी और होंठ नीले पड़ रहे थे। तब बीप की यह आवाज़ हुई थी। वो उस संदेश को दोबारा पढ़ती है। कुछ दूर पास की पहचान के लोगों पर गौर करती है। कोई नाम उसके ख्याल में नहीं उमड़ता। उसका कोई मित्र और हितैषी नहीं है जो उसकी राहत के लिए आधी रात को इस तरह निरायास ही प्रस्तुत हो जाए। आखिर वो सोचती है ये नेकी के लिए जीने वाला कोई स्वयं सेवक हो सकता है और उस अज्ञात उद्धारक को भूल उसकी समूची चेतना यहाँ से निकल जाने पर जुट जाती है। उसके पास थोड़ा ही वक्त बाकी है। बस घंटे भर में उसे घर छोड़कर एक अनजाने सफ़र पर निकल जाना है। अंदेशों की ओझल परछाइयाँ उसे घेरने लगती हैं। क्या इस घर के अतिरिक्त किसी घर के खांचे में वो इतनी कुशलता से फिट हो पाएगी? क्या कोई दूसरा घर इतनी उदारता से उसकी अराजकता को झेल सकता है? उसके लिए इतना निरापद और सुरक्षित हो सकता है जहाँ उसकी निजता उसका आपा बना रह सके? वो अपने घर से इस अंतरंगता से जुड़ी है जैसे उदर में पलता भ्रूण माँ की गर्भ नाल से। इस बख्तर से बाहर की दुनिया उसके लिए एक अजूबा है, उतनी ही असंगत जितना गर्भ से बाहर का लोक एक शिशु के लिए। उसने सोचा वो कितनी आबद्ध है, कितनी संकीर्ण और परिमित। वो एक बारगी आंख भरकर अपने घर को देखना चाहती है। उसके पूरे घर पर प्रेत की तरह डरावनी लेकिन ओझल कमबख्ती छाई है। सामने दीवार घड़ी पर समय ठहरा हुआ है। ये घड़ी कब बंद हुई? माँ कहती थी घड़ी पर रुका वक्त जिंदगी की चाल को रोक देता है। याद आते ही बदन में सनसनाहट दौड़ जाती है। वो कुर्सी पर चढ़कर तुरंत फुरत सैल बदलती है। घड़ी की टिक टिक और उसके दिल की धक धक एक मेक होने लगती है, गोया गई हुई जान रफ्ता रफ्ता लौट रही हो। दूसरी तरफ लकड़ी की वॉल शेल्फ पर सुर्ख और सुनहरे रंगों से संकुलित एक धूल चढ़ी तस्वीर रखी है, उसके विच्छेद हो चुके विवाह की अंतिम निशानी। इस तस्वीर में सुहास का हाथ उसके हाथ में है, उनकी आंखें एक दूसरे की आंखों में। पता नहीं 5 वर्षों से ये तस्वीर यहाँ क्यों है। ये बस है, नाहक और बेमतलब। इसके प्रति न उसका राग है न विराग। हाँ, इसे देखकर उसके मन में एक वीतराग बजता है। उसके गिर्द सुहास की तानाशाही और लानतों के तंबू तन जाते हैं। वो यादों के जंगल से गुजरने लगती है। महसूस होता है तस्वीर से बाहर होकर सुहास उस सांझ की तरह अभी चीखने लगेगा। मेरे ऐबों के साथ निभाह करना सीख लो, और नहीं सीख सकती हो तो वो खौल उठी थी। तो लौट जाओ अपने उस मनहूस दड़बे में। तुम क्यों नहीं सीख लेते मेरे साथ निभाह करना? क्योंकि ये मेरा घर है और मेरे हिसाब से चलता है, समझी? तो मुझे इस घर को और तुम्हें छोड़ देना चाहिए। सुहास की तिलमिलाहट उसे धराशायी करने पर आमादा हो गई थी।
उसने उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरकर उसे ज़मीन पर पटक दिया। तुम और क्या कर सकती हो? एक छोड़ी हुई औरत की बेटी घर बसाना क्या जाने। वो सुहास के विकारों को फिर भी झेल सकती थी, मगर उस शाम माँ के तिरस्कार के विरुद्ध उसका अहम अकड़ कर खड़ा हो गया था। जाने कैसे उसके अंदर हमेशा की भीरू औरत इतनी ढीठ और हिम्मती हो गई थी। मैं एक छोड़ी हुई औरत नहीं बनना चाहती, क्यों ना तुम छोड़े हुए मर्द बन जाओ। सुहास उसके दुस्साहस के विरुद्ध पूरी ताकत से टकराया था। यू क्रेजी बिच, आई एम सिक ऑफ यू, गो अवे एंड डाई अलोन। वो जिस हाल थी उसी हाल निकल आई थी। उसने सुहास के घर को अपना घर समझने की भूल की थी। अपने घर की तरह उसके आंगन में पौधे रोपे थे, उसकी दीवारों पर अपनी तस्वीरें सजाई थीं, दरवाज़ों पर अल्पनाएं काढ़ी थीं। उसने सुबह शाम दिए जलाकर उस घर के उत्थान के लिए प्रार्थनाएं की थीं। उसके रोपे हुए पौधे, तस्वीरें, अल्पनाएं और प्रार्थनाएं वहीं छूट गई थीं। शायद किसी एक कोने में थोड़ी सी वो भी। फिर भी ये सुहास के साथ हुआ उसका अंतिम रण था, जिसे 2 बरस बाद वो उस रोज़ हार गई थी, जिस रोज़ उसे मालूम हुआ था कि एक दूसरी औरत सुहास के ऐबों को बखूबी निभा रही है। तस्वीर डाई अलोन, डाई अलोन, डाई अलोन का कोहराम मचाने लगती है। वो तस्वीर को खींचकर फर्श पर दे मारती है। कांच खील खील होकर बिखर जाता है। महसूस होता है कांच की किरचनें उसके अंदर किरक रही हैं। ख्यालों से छूटने की कोई चोर गली दिखती नहीं कि वो चुपके से निकल भागे। वो गला फाड़कर चिल्लाती है, फक द वर्ल्ड, मुझे किसी की भी नहीं पड़ी, जो मरता हो मरे, मुझे जीना है और मैं जीऊँगी। वो बाईं ओर दीवार पर माँ की तस्वीर को देखती है। तस्वीर पर काठ की छीलन से बनी फूलमाला चढ़ी है। तस्वीर में माँ के चेहरे पर मुस्कान है, ओढ़ी हुई अनृत मुस्कान। असल में उसने माँ को कभी मुस्कुराते नहीं देखा, ना ही कभी रोते हुए। माँ अक्सर उसे सिखाती कि अकेलापन मज़ेदार है, इसमें कोई ये बताने वाला नहीं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे जीना है, कि तुम बेकार की चीज़ हो, एक कचरे का डिब्बा जिसके अंदर बस अपनी गंध और भड़ास भरी जा सकती है। जब जब माँ ये बात सिखाती, उसके चेहरे पर झाई गिराती। माँ ने सारी उम्र उसके साथ छल किया, संभवतः अपने साथ भी, क्योंकि अपने अकेलेपन को दिलेरी से वहन करने वाली माँ उसके अकेलेपन को वहन न कर सकी थी। अपनी अंतिम रात माँ की आवाज़ में रिरियाहट थी, हो सके तो लौट जा तारू, पहाड़ सा जीवन कैसे काटेगी। वो अपने जीवन से उकताई थी या नहीं, ये उसे ठीक से मालूम नहीं, मगर उस रात के बाद जाने क्यों उसे पहाड़ कभी नहीं रुचे। उसके कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त है। बिस्तर की चादर और तकिए गर्द खा चुके हैं। कुर्सियों के हत्थों, पलंग की पुश्त, मेज की माइका और फर्श पर धूल की एक महीन परत चढ़ गई है। उसका मन होता है जाने से पहले एक बार घर को बुहार दे, धूल गर्द झाड़ दे, दरहम बरहम चीज़ों को शहूर से रख दे, मगर उसके पास अब वक्त नहीं है। पलंग के दूसरे कोर पर रखे लैपटॉप ने भी गाद की हल्की चादर ढांप रखी है। इसमें उसके गढ़े कई यादगार हो जाने वाले अदबने किस्से और लाफानी किरदार बंद हैं, जिन्हें उसे मुकम्मल करना है। इसमें एक संगदिल महबूबा के पाप की अधूरी दास्तान है। वो लैपटॉप को एहतियात से बैग में रख लेती है। उसे लेने कोई सवारी बस आती ही होगी। उसे कपड़े बदल लेने चाहिए। उसके बदन पर कई दिनों के गंदले कपड़े हैं। इन कपड़ों से पसीनों की असौद उठ रही है। वो कपड़े बदलकर आईने में अपनी सूरत देखती है। कोटरों में गहरी धंस गई उसकी आंखें तमिया गई हैं। चेहरे पर हल्दी और होंठों पर नील बिखर गया है। उसके बदन पर लाल चकत्ते उभर रहे हैं। ड्रेसिंग टेबल पर कई तरह की दवाओं के चमकीले पत्ते पड़े हैं, मगर वो दवाओं की बदमजगी से ऊबी हुई है। पलंग से सटे बांस के रैक पर कुछ किताबों के नज़दीक क्रिस्टल डिकेंटर में पुरानी शराब भरी है। उसके पलंग के तले पानी की खाली बोतलें लुढ़की हुई हैं। उसे महसूस होता है उसके हलक में छाले पड़े हैं और गला बेतरह सूखा हुआ है। पुरानी शराब का एक जाम शायद उसे आराम देगा। वो रसोई में चली आती है। सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर जमा है। स्लैब पर फूई लगी डबल रोटी और अंडे के छिलके बिखरे पड़े हैं। डस्टबिन कचरे से ठस्सम ठस है। वो एक पैक बनाने के निमित्त धुला हुआ गिलास ढूंढती है।
लेकिन कुछ तश्तरियों और प्यालों के सिवा कोई बर्तन नहीं मिलता। तश्तरियों के नज़दीक एक लाल तरल की बोतल है। इसकी तली में बुरांश के फूलों का गाढ़ा रस अभी बकाया है। अनायास उसे लगता है उसके कंधों पर अपनी नरम हथेलियाँ टिकाकर किसी ने कानों में सरगोशी की है। शराब नहीं, ये शरबत पियो तारा, पहाड़ों का वाइटलाइजर, तुम्हारे डूबते दिल की अचूक दवा। एक शरबती हंसी के कतरे माहौल में बिखर जाते हैं। वो बोतल में आधा तिहा पानी भर गट-गट पीने लगती है। ज़बान बुरांश के रस के शीनी स्वाद को नहीं पकड़ पाती, मगर उसके सूखे गले को तरावट मिलती है। बाहर हर 5 मिनट पर कोई एम्बुलेंस हौलनाक हूटर का शोर मचाती गुजर जाती है। उसके भीतर सन्नाटा सांद्र होता जाता है। वो थकी हुई सी सिटिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। मालूम नहीं कितने दिनों से लगातार टीवी चल रहा है। चेहरे पर मेकअप की तबक चढ़ाए तीखे नक्श वाली छरहरी न्यूज़ एंकर हाँफती हुई बराबर चीख रही है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। शमशानों में शव फूकने की लंबी कतार लगी है। कब्रिस्तानों में पुरानी कब्र खोदकर मुर्दे दफनाए जा रहे हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर लाल हुई स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ छाया होती है। न्यूज़ एंकर और ऊंचे स्वर में चीखने लगती है, फला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया, फला जगह 12 मर गए। उसकी देह दहशत से फरफरा उठती है। एक झटके से टीवी ऑफ कर देती है। वो महसूस करती है वो हाँफ रही है, उसे ऑक्सीजन चाहिए। वो लंबी सांस खींचकर हवा को अपने भीतर भरना चाहती है, मगर उसके नसूड़ों में सड़ांध भरने लगती है। वो हैरान होती है ये कैसे संभव है। उसे याद है कि कई रोज़ पहले उसकी इंद्रियां स्वाद और गंध की अपनी सामर्थ्य खो चुकी हैं। उसके घर में बहरजा एक नागवार बू उड़ रही है। ऊपरी मंजिल से आंगन तक, आंगन से बरामदे तक, बरामदे से रसोई तक, रसोई से कमरों तक और कमरों से गुसलखाने तक एक अनसहत गंध जैसे कसाई बाड़े के नज़दीक गुजरने पर उड़ती है। सड़े हुए गोश्त की घिनौनी बू। वो इससे निस्तार पाने को एयर स्प्रे का नोज़ल दबाकर लेवेंडर की सुहानी महक तलब करती है, मगर माहौल में वही दुर्गंध स्थिर रहती है जो शायद उसकी हथेलियों और नथनों से होकर उसके रक्त में भी बस गई है। वो दुपट्टे से अपनी नाक भींच लेती है। उसकी सांस उखड़ने लगती है। गंधाते घर में सब तरफ गहरी खामोशी पसरी हुई है। एकाएक खामोशी को तोड़ती हुई पैनी चिकचिकाहट उसके कानों में पड़ती है। तारा, 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 मेरी जान तारा, कहाँ हो? कहाँ हो तारा? मेरी जान तारा, कहाँ हो? ओ तारा। ये टूट्स की आवाज़ है, सब्ज परों वाला बातूनी टूट्स, समूची दुनिया में उसका अकेला संगी। वो बरबस ही आंगन की ओर मुड़ जाती है। 15 बाई 25 का यह आंगन इस सूने घर का इकलौता मुदित कोण है। यहीं से वक्त बेवक्त टूट्स की बर्बर टेर उठती है। एक अरसे से ये वाचाल नकलची तोता उसकी सनक है। वो कौन सा बरस था ये याद नहीं। उसे साल, महीने और तारीखें अमूमन याद नहीं रहती, मगर जाने क्यों मौसम याद रहते हैं। वो इन दिनों की तरह एक उष्ण दोपहर थी जब माँ ने स्टील के चिलकते पिंजर में फड़फड़ाता ये हरियल परिंदा उसे थमाया था। उस दोपहर से पहले की रात तेज अंधड़ और बौछार हुई थी। बिजलियाँ अपनी पूरी ताप से कड़क रही थीं। घर की बत्ती गुल थी और माँ 1:30 बजे तक नदारद थी। टूट्स उसकी उस तन्हा रात के लिए माँ का प्रायश्चित था जो उसे सौगात की तरह मिला था। माँ ने कहा था, तारू अब तू कभी अकेली नहीं होगी। तोते की उम्र 80 बरस की होती है। माँ उसके अकेलेपन को लेकर चिंतित और सजग थी। उसे अपनी इकलाई दूर करने को कोई कारण नहीं चाहिए था। वो माँ के लिए टूट्स की तरह थी, कफस में कैद उसकी बोलती चिड़िया। किसी समय वो भी टूट्स की तरह फड़फड़ा कर खुली दुनिया में उड़ जाना चाहती थी, मगर धीरे धीरे वो इस कैद की इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उसे बाहर निकलते खौफ होता था। असल में उसके 18 का होने तक माँ हमेशा इस संतरास में रही कि उसके पिता जबरन उसे छीन सकते हैं। आम बच्चों की तरह उसे घर से बाहर बाग बगीचों में खेलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि वो सुबह खुद उसे घर से 500 कदम के फासले पर स्कूल छोड़ने जाती और अपनी तमाम व्यस्तताओं को नकार कर छुट्टी के वक्त स्कूल के घरादार फाटक के सामने मौजूद रहती।
उसके बाद मुख्य दरवाजे पर एक हट्टा खट्टा ताला जड़कर माँ दफ्तर लौट जाती। उसकी दोपहरियाँ निपट बियाबान होती थीं और शामें बेहद उबाऊ। टूट्स के बाद उसे किसी और की गरज ना हुई। उसने किसी की राह नहीं देखी, माँ की भी नहीं। उसका खाना पीना, सोना जागना, पढ़ना खेलना सब टूट्स के साथ था। वो उसके लिए अपरिहार्य हो गया था। वो उसके सिवा किसी के साथ मुखर ना हुई। मगर आने के चंद दिनों बाद ही टूट्स बीमार हो गया था। उसने खेलना और टेरना छोड़ दिया था। वो सब खाया पिया उलट देता। उसकी भूख खत्म हो गई थी। उसके पिंजरे के तले तरल मल फैला रहता। उसके चमकीले पर झालरदार होने लगे थे। वो ज़्यादातर समय अपना सिर पंखों में छिपाए सोया रहता। उन दिनों उसका हाल भी कमोबेश टूट्स की तरह हो चला था। उसके साथ वो भी खाना पीना भी भूल गई थी, लेकिन उसकी तरह सोने की जगह वो 2 दिन 2 रात हल पर जगी रही। वो किसी सूरत अपने उस संगी को नहीं खोना चाहती थी जिसे न जाने क्या हुआ था। साइटाकोसिस, एवियन वेट ने बताया था। कैसे? ये तो हर वक्त पिंजरे में रहता है। उसका संक्रमित होना सचमुच हैरानी की बात थी। क्रॉनिक इन्फेक्शन है, शायद जहाँ से आया वहीं से साथ लाया हो। बच तो जाएगा ना? तारू की जान बसी है इसमें। माँ को अपनी चिड़िया की फिक्र थी। कह नहीं सकता, डॉक्टर ने कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया। फिर भी टूट्स बच गया था, उसके लिए, अपनी संगी तारा के लिए। उसके बाद वो सचमुच ही कभी अकेली ना हुई। माँ की तरह वो भी मान बैठी थी कि उसकी जान टूट्स में बसी है। वो सोचती है ये किस्सा सदियों पुराना है कि एक दानव की जान तोते में बंद थी। क्या वो दानव फिर जन्म लेकर उसकी काया में आ बैठा है? उसकी रोए रोए में अतुराई सी उठती है। क्या वो एक मानवी नहीं दानवी है? टूट्स उसे आवाज़ देकर चुप पड़ गया है। बल्ब की जर्द रोशनी में अच्छा बड़ा खुला आंगन घिरा घिरा सा लगता है। यहाँ बूचड़खाने जैसी बदबू और गहरी हो गई है। ऊपर के कमरे को जाने वाली सीढ़ियों पर गाढ़ी गर्द है, जैसे कब से न बुहारी गई हों। कमरे के दरवाजे पर ताला जड़ा है। खुली खिड़की से ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी फूट रही है। वो जाने किस अदृष्ट भय से घबराकर खिड़की से नजरें हटा लेती है। नीचे सीमेंट की नान में लगी नीले फूलों से लदी अपराजिता बदरंग दीवार का सहारा लिए 2 मंजिले पर चढ़ रही है। सूखे जर्द पत्ते और नीले फूल आंगन और सीढ़ियों पर बिखरे हुए हैं। गर्मी के जोर से गमलों की मिट्टी तिड़क रही है। बौने डहेलिया और सदा फूली कुम्हला रहे हैं। आधी रात पौधों को छूते पाप लगता है, लेकिन वो घर छोड़ने से पहले कुम्हलाए पौधों पर पानी छिड़कती है। प्यासी मिट्टी हल्की सी छुन्न के साथ सारा पानी सोख लेती है। काश अब की मानसून जल्द आ जाए तो उसके पीछे पौधे हरे रहेंगे। वो घर के सारे अवयवों को गहरी चाह से देखती है। आंगन में रस्सी पर सूखने को टंगी धारीदार मर्दाना कमीज़ और सलेटी पतलून के रंग धूप में पड़े पड़े फीके हो रहे हैं। वो उनसे कतरा कर गुजरती है, गोया वे कमीज़ पतलून नहीं, हाड़ मांस की बाहें और टंगड़ियाँ हैं। उसे लगता है ये बाहें और टांगें अजगर की तरह अपनी कड़क लपेट में उसे महसूस रही हैं। इस लपेट में उसकी खड़खड़ाती पसलियाँ तिड़क जाएंगी और कहीं उसकी गर्दन फंस गई तो वो कमीज़ पतलून को रस्सी से नोच गड्ढ मड्ढ कर ज़मीन पर फेंक देती है। उसका बदन खौफ से थर्राने लगता है। वो आंगन के दूसरी ओर टूट्स के पास दौड़ जाती है। अपनी थरथराती उंगलियों से पिंजरे को टटोलती है। टूट्स, तुम सो गए? उठो ना, तारा को डर लग रहा है। सुस्त पड़ा टूट्स उसकी आहट सुनकर पिंजरे में बेकली से फड़फड़ाता है और जालीदार दीवारों से टकराकर हैंगिंग पर्च पर झूलते हुए फिर चिकचिकाने लगता है। तारा, टूट्स को भूख लगी है, टूट्स को खाना दो। तारा, टूट्स को भूख लगी है, टूट्स को खाना दो। उसके खाने का कटोरा खाली है। वो उसके पिंजरे में हाथ डालकर उसे बादाम की गिरियाँ देती है, सूखे कासे को पानी से भरती है। वो जाने कितने दिनों से बेजान पड़ी थी। टूट्स कितने रोज का भूखा है, शायद ये 14वां दिन है। वो कुट कुट बादाम कुतरता है, लाल चोंच में पानी भर अपने खुश्क गले को तर करता है और उसके स्निग्ध पांखड़ों पर उंगलियां फेरती है। चर्ब चिकने परों की लचीली छुअन उसे हमेशा भली लगती है। वो अपने झलमल सब्ज परों को सुर्ख चोंच से फुलाकर उसे अयानेपन से तकने लगता है। टूट्स की गोल गोल मटकती आंखों में उसके लिए लगावट भरी है।
उसके पलकों पर नमी तिराती है। टूट्स मेरी जान, मैं जा रही हूँ, मेरे बाद तुम्हें कौन देखेगा। वो जानती है अब वो उसे रिझाने के लिए क्या करेगा। वो उसे दोहराएगा, मगर वो नकलची इस दफ़ा उसकी नकल नहीं करता। अपनी कंठीली गर्दन को मचकाता हुआ वो बारंबार एक ही बात टेरता है, तारा मुझे खोल दो, तारा मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। उसकी देह में सिहरन दौड़ जाती है। उसे लगता है जैसे कोई किसी बंद दरवाजे को जोरों से पीट रहा है। एक कातर आवाज़ भोतरी आरी की तरह से चीर रही है, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। वो अपनी हथेलियों से अपने कान बंद कर लेती है। इस तरह मत चिल्लाओ टूट्स, मुझे डर लग रहा है। टूट्स फिर दोहराता है, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। उसे टूट्स की टेर में किसी की याचना सुनाई पड़ती है। वो भारी मन से उसे अपनी हथेलियों में भरकर अंधेरे आसमान में उड़ा देती है। तुम्हें आज़ाद करने की घड़ी आ गई टूट्स, उड़ जाओ मेरी जान, कहीं भी रहो जीते रहना कि तारा को अभी जिंदा रहना है। उसे लगता है उसका कोई बहुत ज़रूरी हिस्सा उससे छूट रहा है। उसके दिल में नुकीला चोबा सा धंसता जाता है, मगर टूट्स एक बार भी मुड़कर उसे नहीं देखता। वो अपने पर फड़फड़ा कर अंधेरे आसमान में गुम हो जाता है। उसे सुग्गे की तरह आंखें फेरने वाली कहावत के मायने समझ आते हैं। अपने दायित्व निर्वाह के तोष और बिछोह के खेद में उसे क्या अधिक महसूस होता है वो समझ नहीं पाती। बर वक्त बाहर टैक्सी का हॉर्न बजा था। वो डफल बैग को पहियों पर ठेलती घर से निकल आई थी। दरवाजे के आगे रबर के छलने में बंधे कई दिनों के बासी अखबार उसके पांव से टकराए तो बलात् उसे धारावार चिंगाड़ती हुई न्यूज़ एंकर याद आ गई। उसने सिर झटक कर दुनिया की तमाम डरावनी खबरों से रिहा हो जाना चाहा। कार के बंद कांच से झांकता ड्राइवर उस पर नज़र पड़ते फुर्ती से बाहर निकल आया था। वो खलवाट खोपड़ी वाला ठीक ठाक कद का तोंदल सा आदमी था। उसने अपने मुंह पर लगा मास्क दुरुस्त किया और उसका सामान डिक्की में जमाने लगा। अपने जहन में देर से खदबदाती उत्कंठा को अंततः उसने ड्राइवर के आगे उगल दिया। आपको यहाँ किसने भेजा है? नाम तो बताया नहीं मैडम जी। ड्राइवर ने चिकना सिर खुजाया। मैसेज मिला था कि लंबे सफ़र की सवारी है, यहाँ आने को बोला सो आ गए। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? आपको नहीं मालूम? वो उसे हैरत से देखकर अपना फ़ोन खंगालने लगा। एक पता भेजा था, अल्मोड़ा का कोई गांव है। हाँ ठीक है, रहने दो। वो पिछली सीट पर धम्म से पसर गई। चलो, बस आप ही जाएंगी और कोई नहीं? हाँ मैं ही, और कौन? उसने अपने को सजग होते पाया। हमारा मतलब बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त कोई नहीं? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह लेती हैं साहब? उसकी आंखें अचरज से फैल गईं। कोई किराएदार ही रख लेती। किराएदार? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों रख लूँ भला? उसके पूरे बदन में शंकाओं की सुइयां चुभने लगीं। ऐसे ही मैडम, अकेली जो रहती हैं, रात बेरात दुख मुसीबत में सहारा रहेगा, बैठे बैठाए दो पैसे जुड़ेंगे। मुझे सहारों की लत नहीं, उसने रूखा सा उत्तर दिया। उसकी वाचालता उसे परेशान कर रही थी। अपनी अरुचि दिखाने को वो कानों में ईयरफोन ठूंस कर बैठ गई, मगर फिर खुश्क खांसी के सिलसिले उसे बेचैन करने लगे। वो नाक और मुंह पर मास्क चढ़ाए भिची भिची खांस रही थी और ड्राइवर छिपा छिपा उसे बैक व्यू मिरर में संदिग्ध निगाहों से देख रहा था। उन दोनों के बीच प्लास्टिक की एक पारदर्शी झिल्ली थी। आपकी तबीयत खराब लगती है, बुखार उखार तो नहीं? वो घबरा गई थी, जैसे चोरी करते पकड़ ली गई हो। उसका हाथ आप ही आप माथे पर पहुंच गया था। उसे ताज्जुब हुआ, उसका हाथ और माथा एकदम ठंडे थे। नहीं नहीं, बुखार जरा भी नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बस मुझे धूल से एलर्जी है। अरे होता भी तो क्या हुआ साहब, आदमियत भी कोई चीज़ है। आपको ठिकाने पर छोड़ कर ही आते, गरीब को किसी की छूत वूत नहीं लगती। वो अजीब तरह से हंसा था, उस पर या फिर अपनी नियति की निर्दयता पर। वो नामालूम क्यों सिकुड़ गई थी। उसकी हंसी में उलाहना था। बराबर से कोई एम्बुलेंस हुई 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 हल्ला मचाती गुजर गई। ड्राइवर ने डैशबोर्ड पर रखी बीड़ी सुलगा ली। सोचता हूँ कुछ दिन एम्बुलेंस की ड्राइवरी कर लूँ, आजकल इनकी चांदी है।
उसने उसकी सहमति के लिए अपनी मोटी गर्दन मोड़कर उसे देखा। इधर 2 महीने हुए, एक सवारी नहीं मिली। लोग घर में दुबक कर बैठे हैं। गांठ का जमा जथा सब उड़ गया। अब परिवार मुंह फाड़े बैठा है। खाली पेट तो कुड़मुड़ाता ही है। साला, वैसे नहीं तो ऐसे मरो। वो उसकी सम्मति में धीमी हुंकार ही भर पाई थी। उसे चौंक हुई थी कि वो उसकी बीमारी से डरा हुआ नहीं है। उसे बेफिक्री की सांस आई थी, मगर एसी की ठंडक से सिर वजनी हो रहा था। ताज़ी हवा के लिए उसने शीशे खोल दिए। इतनी रात भी हवा में हरारत थी। कुनकुनी हवा उसके गालों से तड़ तड़ टकराने लगी। आसमान में धुंधलका था। चांद तारे सब नाबूद। धुंधुआया आसमान उसे किसी याद में ले गया। ड्राइवर की उंगलियों की हल्की सी हरकत से आबिदा परवीन ने अपनी सूफियाना आवाज़ में आलाप लिया। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। उसने अपनी थकी हुई आंखें मूंद लीं। अचानक जैसे मौसम बदल गया हो। उसे लगा वो अकेली इस अंधेरे आसमान में नहीं झांक रही थी। कोई उसके साथ गुलाबी जाड़े में छत की मुंडेर से सटा इस धुंधलाई को ताक रहा है। उसकी उदास आंखें उससे महानगर की चुगली कर रही हैं। रोज़ी की ढूंढ कहाँ से कहाँ ला छोड़ती है तारा। धूल धुएं का ये शहर कितना अजीब है। देखो तो, यहाँ आसमान में सितारे भी नहीं दिखते। कहते हुए उसने नरमी से उसे अपने पहलू में ले लिया है। उसके उगड़े कंधे पर अपनी चिबुक टिकाकर उसने अपना चेहरा उसके घनेरे बालों में छिपा लिया है। मेरे साथ पहाड़ों पर चलोगी तारा? वहाँ ढेरों तारे होते हैं और हवा तो ऐसी खरी कि मरता भी जी उठे। वो कुढ़कर उसकी पकड़ से छूट गई है। मरने को होंगी तो सोचूंगी, तुम क्यों नहीं लौट जाते अपने उन आसमानी सितारों के पास? क्योंकि यहाँ धरती का सबसे आबदार तारा है जो वहाँ नहीं है। वो हंसने लगा है। उसकी दंदानुमा शोक हंसी सिर से पांव तक उस पर पसर गई है। उसके चेहरे पर सांसों की ताप तरंगें गिरने लगी हैं। वे खुले आसमान के तले ठंडे खुरखुरे फर्श पर बिछ गए हैं। उसकी देह उदार हो रही है, इतनी उदार कि वो अदेह हो गई है। आपको पहाड़ अच्छे लगते हैं? ड्राइवर पूछ रहा था। वो अचकचाकर सिमट गई थी। नहीं। तो इतनी दूर क्यों जा रही हैं? जीने के लिए। उसके होठों से एक आह बिछल गई। किसी ने कहा था वहाँ रहने से उम्र बढ़ जाती है, मरता भी जी उठता है। वो हो करके हंसने लगा था, जैसे उसने कोई भारी मजाक किया हो। उसे उसका प्रहास चिढ़ाता हुआ जान पड़ा था। महानगर पीछे छूट गया था, एम्बुलेंस का डरावना शोर भी। हवा में हल्की ठंडक उतर आई थी। सड़कें साफ थीं। गाड़ी अपने वेग से निर्दिष्ट रास्ते पर दौड़ रही थी। ये रात का उंघासा पहर था। ड्राइवर की आंखों में नींद भरने लगी थी। वे चाय के सबब एक तबाह हाल थड़ी पर रुक गए थे। एक काला भुजंग मरघिल्ला आदमी 14 इंची टीवी पर आंख जमाए बैठा था। उन्हें देखकर उसने अपने गमछे से टुटियल बेंच और जगह जगह से उखड़ी चालू माइका से मड़ी मेज पर झाड़न सा फेर दिया। फिर कुछ सोचकर उसी गमछे को अपने नाक मुंह पर कस लिया। अब उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। देवेंद्र, ओ देवेंद्र, अबे ढह गया क्या? तिरपाल के पीछे से कोई कुनमुनाया। 10-12 साल का एक लड़का आंखें मलता बेमर्जी से हाजिर हुआ। क्या है? कम मीठे की 2 कड़क चाय बना, इलायची गेर दियो। कहते हुए भी उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर चस्पा थीं। खबर पढ़ने वाले की सर्द आवाज़ उसके बदन में सिहरन भर रही थी। गौर से देखिए ये तस्वीरें। संगम की रेत पर मुर्दों का पूरा मोहल्ला बस गया है। नदी तट पर सैकड़ों मुर्दे रेत उगाड़ कर बाहर निकल आए हैं। चील, कौवे और कुत्ते सड़ी हुई लाशों को नोच रहे हैं। ऐसा बखत न देखा भैया, परलय ऐसे ही आती दिखे। छोटे लड़के को परे कर मरगिल्ले आदमी ने खदकती चाय कपों में छानी। ईमान की बात कहूँ, जीता आदमी भले अनीत झेल ले, मरा तो अपना हक मांगे ही मांगे। जवाब में ड्राइवर ने खौलती चाय की लंबी सुर्खी भरकर कहा, हाँ भाई, रेत क्या 7 तालों में छिपा लो, मुर्दे सड़ान मार कर अपने होने की गवाही देते हैं। उसका मन वहीं अटक गया। अंदर जैसे कोई द्वंद्व छिड़ गया था। कोरी बकवास है, वो खुद में बुदबुदाई थी। मरा हुआ आदमी भला हक मांगता है और
और कहीं अपने होने की गवाही देता है। उसके हाथ पांव निस्सत्व हो गए थे। वो चाय छोड़कर उठ गई। उसका मन हुआ वो अपनी आंखें मूंद ले और ये सारे द्वंद्व यहीं मर जाएं। उसके बाद का सफ़र सघन चुप्पी में कटा। गांव के राव, कस्बे शहर, खेत खलिहान, पुल पोखर पार करते करते उसके बदन का बंद बंद दुखने लगा था। चढ़ाई शुरू हो गई थी। कितना लंबा सफ़र था, कटता ही ना था। जैसे ये आखिरी सफ़र हो, जैसे उसे फिर कभी कहीं ना जाना हो। साल सागौन के संकुलों में उलझ उलझ कर आंखें पथरा गईं। घूम घुमारे रास्ते आए तो चीड़ों की पात को देखते हुए सिर घूमने लगा। सवेरे की रोशनी अलग आंखों में चुभ रही थी। पहाड़ों पर शायद बरसातें शुरू हो चुकी थीं। पेड़ों के तनों को फर्न और लाइकन ने ढक लिया था। पहाड़ी पेड़ों की सभ्य सुघड़ तराश को देखते हुए वो सोच रही थी, टूट्स जाने किस पेड़ की फुनकी पर बैठा होगा या फिर किसी अजनबी छत पर। उसने मनी मन टूट्स की सलामती की दुआ की। डामर रास्ते को छोड़कर एक अंधे मोड़ पर गाड़ी पथरीली सकरी राह पर उतर गई। इस रास्ते पर शायद जाड़ों में बर्फ जमी रहती होगी। इसी से सड़क पर चौकीले रोड़े उभर आए थे। कुछ देर हिचकोले खाकर घुर घुर करते गाड़ी रुक गई। वहाँ दूर तक बसाहट न थी। उसे खुद पर खीज हुई कि वो इस निचाट में आखिर क्या करने को चली आई। आगे रास्ता खराब है, गाड़ी नहीं जाएगी, यहीं उतरना पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा। यहाँ कहाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं। वो आर्त हो उठी थी। पहाड़ के पिछली तरफ गांव है, वहीं ठहरना है, लॉज मालिक अभी आता होगा। ड्राइवर बाहर निकलकर गाड़ी के बोनट से टिककर बीड़ी फूंकने लगा। उसने सब तरफ झांक कर देखा। दूर से दूर तक कहीं कोई आबादी न थी। नीचे पहाड़ों के पैरों को पखारती मौज खेज सोयाल अपनी रौ में भागी जा रही थी। दिन का आखिरी पहर हो चला था। धूप ढल रही थी। घसियाड़ने, चरवाहे और चरिंदे परिंदे घरों को लौट रहे थे। उसे ठंड चढ़ने लगी थी। तभी कुछ दूर पगडंडी से एक लागर बूढ़ा चुस्त चाल से उतरता हुआ आया। उसके चेहरे पर अनगिनत सलवटें थीं और 3/4 बाल शुभ्र हो चले थे। गर्दन की चमड़ी पिलपिली होकर लटक रही थी। हाथों पर नीली नाड़ियों का महीन जाल बिछा था। उसके छिदे हुए कानों में मुर्कियाँ पड़ी थीं। ठंडाक बखत हो रहा बल, उसने उसे कांपते देखकर ठेठ पहाड़ी तान में कहा और अपने बारीक बदन पर लिपटी पंखियों से ओढ़ने को दे उसके वजनी बैग को दफ्ती एक खाली डिब्बे के मानंद उठा लिया। उसने बूढ़े को हैरत से देखा। उसका पूरा वजूद ही बड़ा अजगैबी था। वो उसके चेहरे पर आए भय को ताड़ गया था। डर नी चेली मी खीनानंद त्यार बूबू जस ठहरा फिर। उसे हैरत नहीं हुई कि उसकी भाषा को लगभग समझ रही थी। उसने मुड़कर ड्राइवर को देखा। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ते हुए उसे विदा की मुस्कान दी। उके जान दो रे तू मेर संगो। बूढ़ा बिना श्रम पगडंडी पर चढ़ने लगा। बूढ़े की काठ की चप्पलों की कदमताल का पीछा करते उसका दम फूल रहा था। उसका हाल देखकर वो हंसने लगा। माथु माथ हिटो आसान है जा। वो पांव जमाकर धीमे धीमे चलने लगी। उसके लिए इस टेढ़े मेढ़े औघट रास्ते पर चलना सहल नहीं था। कहीं पिरुल बिछे थे, कहीं कंकड़। बूढ़ा भली तरह अभ्यस्त था, सो बतियाता हुआ बेखटक चल रहा था। को सैर बटी छेरे चेली दिल्ली, वहाँ तो लोग बीमारी बटी मर रही न। वो रुककर उसे देखने लगा। हाँ, रोज़ हजारों। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसके सिकुड़न भरे चेहरे पर सहसा चिंता डोलने लगी। शिबू शिबू मेर चल मारूँ, पर 26-27 दिन वटी वेक कोई खबर न मिली। कोई फ़ोन फाड़ नहीं आया बल। मैं वीक फिकर हैरी, ऊके सिवा मेर और को छू नहीं यो दुनी में। कहते कहते बूढ़ा रोने को हो आया। उसने उसके हाथ थाम कर आग्रह किया, तू वहाँ जेबेर मीके वीक खबर दिए चेली। वो भला किसी पचड़े में क्यों पड़ेगी। उसे बूढ़े की अपेक्षा बोझिल लग रही थी। उसने उसे टालने को कहा, लौटती दफ़ा मेरे साथ ही चलना। ओई जा। मी बूढ़ा ठहरा फिर। यों पहाड़ों थे उतर बेर कब्बे तली सैर तक नहीं गयूँ। अच्छा तो उसका पता देना, मैं तलाश करूँगी। उसने हाँफते हुए उसे नकली दिलासा दी। पता ते मैं पत नहीं छू। वो उदास हो गया। बेकार की फिक्र ना करो, ठीक ही होगा,
उसकी बातों से उकताई सी वो एक चिकनी चट्टान के सहारे सुस्ताने लगी। और कितनी दूर है? बस यहाँ ही जरा आगे। पगडंडी छूट गई थी। तुंग चढ़ान के बाद लकड़ी का जर्जर पुल पार कर कोई 700-800 कदम के उतरान पर खसपोश मैदान था। वे वहीं दरख्तों से घिरे एक पुराने 2 तल्ले मकान के आगे रुक गए। वो मंत्र विद्ध सी उस घर को ताकती रही, जैसे ये कोई जादुई गेह थी, जैसे वो लंबे वक्त से एक पहाड़ी घर की अपनी फंतासी में इस इमारत को संजोती रही है। भड़कदार नीले रोंगन में डूबे दुपल्ले दरवाजे, चौखटों पर नक्काशी, लोहे के सींचे लगे जंगले, ढलुआ छत वाले 2 मंजिले के छाजे के आगे लक्कड़ की झांप और छत की बल्लियों में 4 सूत लंबे सुराखों से झांकती चिकचिकाती गौरैयाँ हैं। यह गिड़ौणाक घोल छे, बूढ़े ने जमीन पर चिड़ियों के लिए दाने छिटकाते हुए बताया। उसने सोचा, काश गौरैया के लिए बने इन सुराखों में से किसी एक से झांक कर टूट्स उसे आवाज़ लगाता। तारा, टूट्स को भूख लगी है, टूट्स को खाना दो। बूढ़ा उसका सामान घर के भीतर रख पिछवाड़े गोठ में चला गया था, जहाँ गाय रंभा रही थी। वो सीधे भीतर जाने की जगह अपने चुरमुट बदन को हरी धूप पर चित्त छोड़कर लंबी सांसें भरने लगी। वो सारी ताज़ी हवा को अपने फेफड़ों में संचित कर लेना चाहती थी। यहाँ सचमुच जीवन था। उसे किसी संक्रमण का डर न था। उसके चौतरफ देवदारों की हरियल बन रही थी। साफ हवाओं से झूमती रंग बिरंगे फूलों की कलंगियाँ और गवैया चिड़ियों के गीत थे। मैदान के दूसरे छोर पर ऊंची पहाड़ी से गिरते फेनिल आबशार की नाद कानों को रिझा रहा था। उसने अपने दुल्हा चेहरे पर ठंडे पानी के छपाक मारे। उसके चेहरे की रौनक लौट रही थी। एक पल को लगा वो बैकुंठ में है। उसने जोर से अपना नाम पुकारा, तारा तारा। उसकी आवाज़ बीच की खाई को लांघ कर पहाड़ से जा टकराई। सरे शाम ही रसोई के धुआरे से धुआं उठने लगा था। भट्ट भुनने की सौंधी गंध उड़ी तो महसूस हुआ कि उसके नथनों में अब सड़न की भड़क नहीं भरी है। उसकी भूख बढ़ गई थी। बूढ़े खीमानंद के चौके का आस्वाद उसकी जबान को लग गया था। ठेठ पहाड़ी खाना था। भट्ट के डुबुक और भात, आलू के गुटके, काले तिल भांग की चटनी और मिष्ठान में झूमर की खीर। बूढ़ा आग्रह और अनुराग के साथ खिलाता जा रहा था। अरे बस है गो, जरा भात आए लियो ने। कितने दिनों बाद वो अघाई थी। 8 बजते बजते घर में मौन भर गया था। बस जरा मरा काम निपटाते खीमा बूबू की काठ की चप्पलों की ठक ठक माहौल में गूंज रही थी। तू सो जय चेली, मी भैर जाग रहे हाँ, कहकर न जाने किस सोच में गोते लगाता बूढ़ा अंधेरी चाक अर्थात बैठक में पड़ा चुरुट का धुआं पीता रहा। और वो भीतर कोठरी में अपने देर रात तक जगने के व्यसन से अकुलाई खाली सी खिड़की के बाहर ताकने लगी। ये रात चंदीली न थी, लेकिन साफ आसमान पर बेशुमार तारे थे। उसे अपने शहर के धुंधुआए आसमान की याद आ गई। जाने क्यों उसे अपने नंगे कंधे पर एक चुंबन की बेकाबू तलब उठी थी। उसने ढिबरी के उजास में सामने दीवार में जड़े कदे आदम आईने में अपना अक्स देखा। पंजों पर उचक कर उघड़ी देह में एक अलज लचक भरी और सोचा, आज पहाड़ों पर धरती का सबसे आबदार तारा दमक रहा है। सुबह खीमा की पोपली गुनगुनाहट ने उसे जगाया था। भुर भुरु उजाओ है गो, डान काना में सुरसुर, बाज मुरली तुर तुर, हाउ चली रे फुरफुर। खीमा बूबू हर आधे मिनट पर हिचकी लेता और फिर गुनगुनाने लगता, भुर भुरु उजाओ है गो। उस वक्त वो आंखें मूंदे ही सोच रही थी कि ये बूढ़ा आखिर सोता कब है। दफोर हुड़ बाल छू, उठ जा चेली। बूढ़े बूबू ने फिर हिचकी ली। उसकी अलस देह पर धूप की पीली तितलियां उड़ रही थीं। आंखों पर अब भी कच्ची नींद से जाग पड़ने की कैफियत तारी थी। वो उसके पैताने खड़ा था। उसने उसे गुड़ की डली के साथ भर गिलास चाय दी। उसने मनी मन अपनी देर से जागने की आदत को कोसना भेजा कि जीवन छीज रहा है, एक रोज तो उसे हमेशा सो ही जाना है। पाख में काक बुलर लागरो, इस लागू को आल। बूढ़े को लगातार हिचकी लगी थी। इस उजाड़ में कौन आएगा भला, उसने सोचा और गुड़ के कटके कुतरते हुए चुपचाप चाय चुसकती रही। वो हिचकियाँ लेते हुए उसका बिस्तर झाड़ने लगा।
राती बटी बाटुई लाग रे कोय मैं याद कर लूँ। वो आंख मूंद कर कुछ बड़बड़ाने लगा। उसे यकीन था बूढ़े बूबू ने हिचकियाँ रोकने के लिए जरूर अपने प्यारे लड़के का नाम लिया होगा। उसे उसके अहमकपन पर हंसी आने लगी थी। बूढ़ा हिचकियाँ लेते हुए उसे अपने लड़के की सादगी और सीधेपन के किस्से सुनाने लगा। उसकी आल जाल बातों से छूटकर वो चाक में पड़ी आराम कुर्सी में धंस कर बाहर फुदकती चिड़ियों को देखने लगी, जो बड़ी चतुराई से आंगन में सूखते अनाज से अपना हिस्सा चुरा रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने देखा बूढ़ा खीमा नई फतुई और पजामे में सजा बड़ी अलबलाहट में कहीं भागा जा रहा था। उसने छाजे पर खड़े खड़े उसे आवाज़ लगाई, बुबू, ओ खीमा बुबू। पहली दो पुकार पर वो चुप रहा। उसे लगा वो ऊंचा सुनता है। तीसरी पुकार पर उसने पलट कर देखा। उसके सुर में चिड़चिड़ाहट थी। होई क्या छूरे जान बखत टोक टाक नी करण चे। उसके चेहरे की शिकन गहरी हो गई थी। कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चली चलूँ? चैल का खैर खबर लीज तली गाँव में देवता के थान में एक रात तक जागर धर राखी मी वहाँ जानियो। तू भीतर रही अमावस का रात भैर मसाण खबेज भटकते बल। भीतर रहने की सख्त आगाही के बावजूद वो बाहर निकल आई। दोपहर बाद से ही मौसम बिगड़ा हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान पर जलता अलाव पश्चिम तक पहुंचने से पहले ही उदस गया था। पहाड़ की ऊंचान से नीचे खरबट में लहलहाती छिटकवा धान की फसल हरे गलीचे सी नजर आ रही थी। उसे देवता के मंदिर पर बूढ़े खीमा के लड़के की खोज के लिए होने वाली रतजगी का कौतुक हो रहा था। वो सरपिल बटिया पर उतरती हुई गांव की तरफ चल दी। झाड़ झंकार गाढ़ गधेरे लांग कर वो जब बगड़ अर्थात नदी किनारे का मैदान में पहुंची, तब चारों दिशाओं में रात की कालौस उतर आई थी। कुल एक 8 घरों का खंखड़ गांव था। देवता की थान पर संझ पूजन हो रहा था। अनगिनत घंटियों पर कच्चे सूत में असंख्य मन्नतें बंधी थीं। वो नहीं चाहती थी कि बूढ़ा खीमानंद उसे देख ले और नाराज़ हो जाए। उसने एक दरख्त की आड़ में बिना धागे बांधे ही टूट्स की लंबी उम्र की मन्नत मांगी। देवथान पर जागर की सारी तैयारी हो चुकी थी। सामने गोविष्ठा से लिपी जमीन पर खोद कर कुंड बनाया गया था। ओस से बचने को ऊपर चांदड़ी टंगी थी। 20 लोग जमा होकर एक गोल बंद में टाट पर बैठ गए थे। उन सबसे जुदा एक मजबूत काठी के अधेड़ डंगरिया को एक नरम गद्दी पर बिठाया गया था। उस पर देवता को अवतरित होना था। बूढ़े खीमा ने कुंड में जलाऊ लकड़ियाँ भरीं। जगरिया ने शंखनाद कर धूनी प्रज्वलित की। लकड़ियाँ दहर दहर जलने लगीं। ढोल दमाऊ हुड़ुक और कांसे के थाल के नाद पर जागर लगाने वाला जगरिया और भगार देवता की तारीफ में गीत गाने लगा। हौले हौले डंगरिया की काया में कंपन होने लगा। लोग विनत होकर जमीन पर लौट गए। दयाब ते गए। बारिश की हल्की बौछार पड़ने लगी, मगर सबसे असंप्रक्त डंगरिया साजों और देवगाथाओं की झुमाऊ धुन पर धूड़ी के गिर्द उन्मत्त होकर नाचने लगा। गीत का हर बोल आंखें मीचे डंगरिया के भीतर जोश भर रहा था। उसकी सारी देह बौराए आदमी की तरह डोल रही थी। जैसे जैसे रात प्रौढ़ हो रही थी, गीत संगीत की ध्वनि तीव्र होती जा रही थी। एक समय आया कि साजों और गीतों का शोर तीव्र से तीव्रतर होते हुए एक झन्नाटे से बंद हो गया। देवता ने अपने लोहित नेत्र खोल एक गूढ़ हुंकार भरी। उसके हाथ में चावल, भस्म, फूल और घी की जलती हुई बाती थी। उसने अपनी ग्रीवा डुलाते हुए मस्तक पर तपती हुई भभूत मल ली और अपने पैरों पर पड़े खीमा के कान में जाने क्या कहा कि बूढ़े की आंखों में कर्ब उतर आया। ओ मेरे देवता, यो के है गो। वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा और छाती पीटते हुए चीत्कार करने लगा। उसके आर्तनाद से गांव से जंगल तक का सन्नाट मिला गया था। कहीं जंगल में सियार ने हूक भरी। लोगों में कुलबुलाहट मच गई। देवता बिलखते हुए बूढ़े खीमा के सिर पर अपना फड़फड़ाता हाथ रखकर चिल्लाया, चुप है जा, तेर चल जति ब्याण त्यू मिलुआल। भोर से पहले अपने लड़के के मिलने का आश्वासन पाकर भी बूढ़े खीमा की रुलाई रवां थी। वो उस रुदन से दहल गई थी। पेड़ की आड़ में बैठकर सारे कलाप देखते उसकी तितिक्षा चुक रही थी।
वो घर के जानिब लौट पड़ी। गाढ़ी तमहाई में पेड़ों से लिपटी जंगली लतारों का घनेरापन उसे डरा रहा था। तनों से चिपटे कीटों की गुनगुनाहट कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। बूंदाबांदी बरसाती तूफान में बदल गई थी। पगडंडियों पर फिसलन हो रही थी। रास्ता सूझता न था, मगर वो चले जा रही थी उस गाढ़ अंधेरे में, जैसे कोई उसे राह दिखा रहा हो। घर पहुंचते पहुंचते वो समूची भीग गई। पिछवाड़े गोठ में अधरात जाने क्यों गायें रंभा रही थीं। दरवाज़ा खुला था। क्या खीमा बुबू घर आ पहुंचा है? वो काठ की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। आले में डिबरी जल रही थी। डिबरी की क्षीण रोशनी आधी चाक को उजला कर वापस लौट आई थी। बाकी बचे आधे कमरे में स्याही भरी रही। उस बाकी अंधेरे में एक रूपोश मर्दाना ढांचा बेढबी से पांव फैलाए आराम कुर्सी पर झूल रहा था। उसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली। कौन कौन है वहाँ? उसकी आवाज़ बुरी तरह लरज रही थी। ये तो मुझे पूछना चाहिए, ये मेरा घर है, आप भला कौन हैं? उसकी बहराहट भरी आवाज़ की अजूबत उसे डरा रही थी। मैं बीमार थी, कुछ दिन यहाँ घूमने को चली आई, अच्छी जगह है। मारे भय के उसके बोलों में हकलाहट भर गई, लेकिन वो निश्चिंत भी थी कि ये बूढ़े खीमा का वही लाडला है जिसके लिए वो दिन रात कलपता है। इस सख्त मौसम में उसका होना उसके डराक मन को तसल्ली दे रहा था। ओह, तो आप मेरी किराएदार हैं, उसने अपने मुंह में एक एक शब्द को कुचलते हुए कहा। आप मेहमान भी कह सकते हैं। उसकी बात पर वो मजाकिया ढब से हंसा। ठीक अगले पल उसके लहजे में टीस और रंज रिसने लगा। मेरे पीछे बुबू घर सैलानियों को किराए पर देने लगे। चलो ठीक ही किया, उनके जीने को आसरा हो गया। आपकी कोई खबर नहीं मिली थी तो खीमा बुबू बड़ी चिंता में थे। अच्छा किया जो आप आ गए, उसने कहा। आया तो हूँ, मगर बस थोड़ी देर को ही, भोर से पहले वापस लौटना है। अरे, ऐसे खराब मौसम में? उसे हैरानी हुई। हाँ, मौसम का क्या है, जरा देर में बदल जाएगा। तो फिर आप आए ही क्यों थे? एक जरूरी काम निपटाना था, सुहाना पड़ा। पहाड़ी अमावस का तमस, वो भी मंझीली रात, जिस पर यह झंझावात। वो एक अजीब और अनजान आदमी के साथ थी। रात बूंद बूंद उतर रही थी। डिबरी की रोशनी में दीवार पर बैठी उसकी अपनी परछाई स्थूल होकर उसे डरा रही थी। वो अजनबी आदमी रोशनी की जद से बाहर आराम कुर्सी पर सिर टिकाए सिगरेट के कश खींच रहा था। उसे बस एक हिलता डुलता दहकता हुआ बिंदु दिख रहा था। बीच बीच में धुआं खींचते हुए उसकी खांसी की उग्र लहर आती और सूने कमरे में खांस भर जाती। वो नाक मुंह भींचकर कमरे के दूसरे कोर पर सिकुड़ी सी बैठी थी। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? आप इन खराब हालात में यहाँ कैसे आ पहुँची? उसने एक भरपूर कश खींचकर धुआं छोड़ दिया। अंधेरे में उठती धूम्र रेखाएं उसके चेहरे से टकराने लगीं। असल में सबसे बचते बचते भी मुझे महामारी ने जकड़ लिया था। उस शहर में मेरी सांस टूट रही थी। किसी भले आदमी ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। अब मैं ठीक हो रही हूँ, जल्द अपने घर लौट जाऊँगी। आप भीगे कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो फिर बीमार हो जाएंगी। अजनबी की सलाह में अपनायत थी। मैं ठीक हूँ, आप दिल्ली में कहाँ थे? उसे कौतूहल हो रहा था। क्या कहूँ, मैं जहाँ था वो बड़ी बेदिल जगह थी। आपकी तरह मेरा कोई मददगार न था। वो ठंडी सांस छोड़कर नीम अंधेरे में कुछ टटोलने लगा। वो कुछ बनावटी होने लगी थी। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इत्तेफाकन वो आपको नहीं मिले। उसकी बात पर ठठाकर हंस पड़ा, धृष्ट और विशैली हंसी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, उसने शायराना तर्ज में कहा और हिंसर की शराब प्यालों में उड़लते हुए पूछा। आप पीती हैं ना? उसने गर्दन हिलाकर हामी भरी। तो ये प्याला आपकी सलामती के नाम। अजनबी ने हवा में जाम टकराया। तेल खत्म हो रहा था। डिबरी की लौ फड़फड़ाने लगी थी। खैर मनाइए कि आप बच गई। उस शहर में सुना एक क्रूर औरत ने अपने बीमार किराएदार को इस डर से कमरे में मूत दिया कि वो मनहूस बीमारी उसे न लग जाए। बेचारा मुफ्त मारा गया। उसने एक ठंडी आह भरी। उसके भर्राट सुर में ऐंठन भर गई थी। वो थर थर कांपने लगी।
जिस्म का सारा लहू खिंचकर उसके मुंह पर आ गया। कौन कौन हो तुम? उसकी आवाज़ चटक कर बिखर गई थी। कभी था, अब कोई नहीं। अजनबी फिर हंसा था और कुछ देर तक हंसता ही रहा था। भोर होने को है, मैं चलता हूँ, अब सो जाओ तारा। उसकी आंखों के आगे सहसा धुंध छा गई। एक पल को दिल धड़कना भूल गया। वो खलबला कर कुर्सी की तरफ झपटी। अजनबी निमिष भर में किसी छलावे की तरह बाहर अंधे घुप में गुम हो गया था। कुर्सी पर तारा प्रदीपन के नाम से लिखी एक किताब रखी थी, वो जिसे उसने अभी मुकम्मल न लिखा था, द कन्फेशन ऑफ ए डाइंग वुमन। उसने किताब को इस तरह दूर फेंका जो धधकता हुआ अंगार छू लिया हो। खुले दरवाजे से हवा का तेज झोंका आया। फड़फड़ाती ढिबरी बुझ गई। अब उसके चारों ओर बस अंधेरा था। वो गश खाकर फर्श पर लुढ़क गई। रात के दूसरे पहर बेसुधी हल्की होने लगी थी। उसके हलक में प्यास उमड़ आई। तालू सूख रहा था। उसकी कलक बढ़ती जा रही थी। बाहर बारिश थम गई थी, मगर बरसात के बाद पानी बढ़ने से ऊंचाई से गिरते छींटे की आवाज़ बरबर हो गई थी। उसने कमरे से निकल जाना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो पागलों के मानिंद दरवाज़ा पीटने लगी। खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। हर बार उसकी अपनी आवाज़ लौट कर उससे भिड़ जाती। वो पता नहीं कितनी देर दरवाज़ा पीटती रही। उसकी पुकार दरक रही थी। खीमा बुबू, खीमा बुबू, कहाँ हो? मुझे जाना है, मुझे अपने घर जाना है। दरवाजे पर आहट हुई। लकड़ी की खड़ाओं की पहचानी ठक ठक सुनाई पड़ी। उसे आस बंधी। वो जैसे एक अधकुएं में पड़ी थी और कोई उसे ऊपर खींचने लगा हो। और अचानक अधरस्ते कमंद टूट गई। तू कैंस जाले डायड़, तेरे काल एगो आपड़ खड्ड खड़मो। वो धार से फिर उसी कुएं में जा पड़ी। वो नातरस लागर बूढ़ा उसे उसकी कब्र खोदने के लिए कह रहा था। काठ के तले वाली चप्पलों की ठक ठक दूर होती गई। वो उस कैद से छूटने को हाँफती हुई पगलाई सी अंधेरे घर में सब तरफ दौड़ गई, जैसे उस लौह ए तिलिस्म को ढूंढ रही हो जिस पर यह मारक जादू तोड़ने की विधि लिखी है। चाक के सामने की एक कोठरी में अराड़ और काठ कबाड़ भरा था। जालों में मकड़ियाँ टहल रही थीं। वहाँ जमीन में एक तंग खो थी। वो उस तल घर में उतर गई। दुबली सी बहुत लंबी गली थी। उसकी भित्तियों से बदबूदार पानी रिस रहा था, जैसे कोई उसे लील जाने को लगातार उसके पीछे दौड़ रहा हो। वो लंबी अंधेरी कीच भरी गार में दौड़ती जा रही थी, घटा गोप में दीमक के धुओं से टकराती हुई, मकड़ जालों में उलझती हुई। उसे लग रहा था नन्हे नन्हे नाग सपोलिए उसे डस रहे हैं। दौड़ खत्म होने को न आती थी, मानो उम्र भर की दौड़ हो। अचानक उसने देखा गार के दहाने पर रोशनी फूट रही है। जीवन की जद्दोजहद में वो दूनी कुव्वत से दौड़ने लगी। गार खत्म हुई तो अपने घर में थी। ये कैसा तिलिस्म था? वो अपनी हस्ती और नेस्ती में फ़र्क नहीं कर पा रही थी। हाँ, ये वही थी, सरतापा वही, अपने मैले शिकन भरे बिस्तर पर चित्त पड़ी दम तोड़ती हुई। तुम यूँ नहीं मर सकती तारा। मरते वक्त उसने अपने आप से कहा, तुम्हारी जान एक नाशुक्रा तोते में बंद है और तोतों की उम्र 80 बरस की होती है। उसके कमरे की दीवार घड़ी पर वक्त रुका हुआ था। बैठक में न्यूज़ एंकर लगातार ऊंचे सुर में चीख रही थी। लकड़ी के रैक पर रखी टूटे हुए रिश्ते की साबुत तस्वीर डाई अलोन का कोलाहल मचा रही थी। पिंजरे में टूट्स की मुर्दा देह अकड़ी हुई थी और उपल्ले कमरे से आती बू की भड़क छुतैले मर्ज की तरह अब घर से बाहर भी फैलती जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे विजय श्री तनवीर की लिखी हुई कहानी डाई अलोन। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।